हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 24 फरवरी 2017। सो देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ जीएसटी। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द रीसेंट डेवलपमेंट्स अबाउट जीएसटी एंड स्टेटमेंट्स है Central Board of Excise and Customs (CBEC) has launched a mobile application for goods and service tax. And next is taxpayers can provide feedback through CBEC's 24/7 help desk named CBEC for GST. तो हमारे ऑप्शन है ए करेक्ट, वन करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। तो रिसेंटली सीबीईसी ने मतलब कल ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, लेकिन जो फीडबैक हेल्प डेस्क है उसका नाम सीबीईसी फॉर जीएसटी नहीं, सीबीईसी मित्रा है। तो हमारा जो आंसर है वो ओनली वन करेक्ट हो जाता है। ये न्यूज़ थी पीआईबी की कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू इन्फॉर्म द taxpayer of the latest updates on the GST among others, and the mobile application enables taxpayers to be well informed of the latest updates of the GST। और ये आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो हेल्प डेस्क है उनके साथ मित्रा नाम जोड़ के कुछ हेल्प डेस्क बना रहे हैं, कोच मित्रा, सीबीसी मित्रा, ऐसे टाइप से। तो वो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता इस पे जीएसटी पे, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है इस पार्ट पे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फैक्ट्स अबाउट सीबीईसी। ये पहले ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, तो लेकिन इसके चांसेस है क्वेश्चन में आने के, तो वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Next is, it is an apex body for administrating and the levy and collection of direct taxes of the Union of India, which are central excise duty, customs duty, and service tax. And third is, it also facilitate cross-border movement of goods and services. तो ऑप्शन है ओनली वन ट्रू, वन एंड टू ट्रू, वन एंड थ्री ट्रू, एंड डी इज ऑल करेक्ट। तो अगर ये तो जानते हैं हम कि सीबीएसई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आएगा। और यहाँ पे आप देखिए एक छोटी सी हमने गलती की है कि सर्विस टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो अगर हमसे देखने में अनदेखी हो जाए हमसे, तो प्रॉब्लम होता है और आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर है सी, वन एंड थ्री करेक्ट। तो ये सेंट्रल बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है एंड इट इज़ फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर उसमें कुछ हेल्प चाहिए हो और बाकी इसके रिलेटेड इशू जो है वो भी सीबीईसी द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं। एंड ये एक देखिए कि कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज बोर्ड जो है वो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था 1855 में। मतलब कौन थे वहाँ उस टाइम, गवर्नर डलहौजी थे ना, मतलब 1855, वो बताइए आप कमेंट्स में। बाय देन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया to administer custom laws in India and collection of import duties, land revenue, and it is one of the oldest government department of the India। तो देखते हैं अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, with reference to a grouping of countries known as BRICS, consider the following statement. The first summit of BRICS was held in Rio de Janeiro in 2009, and next is South Africa was the last to join the BRICS grouping। तो ऑप्शन है वन करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन करेक्ट। तो अभी कल ही ब्रिक्स की शेरपास की मीटिंग हुई है, इसलिए हमने ये ब्रिक्स का क्वेश्चन लिया है। वो ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट समिट जो है ब्रिक्स का वो 2009 में रशिया में हुआ था। ये प्लेस का नाम है येकातेरिनबर्ग। और ब्रिक्स जो है वो इस टर्म को कॉइन किया था जिम ओनेल, तब वो गोल्डमैन सैक्स के 2001 में जो चेयरमैन थे उनके द्वारा। एंड 2010 में अफ्रीका ने ब्रिक्स में पार्ट लिया था। एंड ब्रिक्स इज एसोसिएशन विथ मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट इज रफली इट इज 43%, एंड विथ 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड द एस्टिमेटेड 4 ट्रिलियन कंबाइंड फॉरेक्स। चाइना की फॉरेक्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ब्रिक्स के 5 देशों की फॉरेक्स भी जो है वो 4 ट्रिलियन हो जाती है। देन
BRICS in its sixth summit at Fortaleza declared a established new development bank to finance development activities in developing world. तो इसके बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन जो है वो किसके रिलेटेड है. तो ये था ब्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिक्स जैसे मैंने कहा ब्रिक्स की शेरपा मीटिंग रिसेंटली हुई है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉस्को एक्ट 2012 डील्स विथ. तो ये एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में 2-3 दिनों से, इसलिए ये क्वेश्चन फॉर्म किया है. अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है पॉक्सको का, तो आप इसका आंसर देने के लिए मतलब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शंस. सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन बिलो 18 years of age. नेक्स्ट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन बिलो 16 years of age. C is sexual offenses against girls below 18 years of age, and sexual offenses against person irrespective of age. तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग हमने रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मोटो क्या है कि हमें बस पता होना चाहिए कि क्या किसके रिलेटेड है. तो इसका जो आंसर है वो है ए, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन बिलो 18 years of age. तो फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं. तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 deals with sexual offenses against person below 18 years of age who are deemed as children. मतलब 18 साल से छोटे बच्चे. The act is comprehensive law to provide for the protection of children from offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography. Next is एक डेटा है ये जो आप चाहे तो कोट कर सकते हो. 53% of children in India face some form of child sexual abuse. और हमने ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया, क्योंकि ये न्यूज़ थी. यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी है वो, संजय गलत से आ गया लिखता है, हैज अनवील्ड द सेटिंग अप ऑफ कंपेंसेशन फंड अंडर निर्भया स्कीम टू मेक अवेलेबल फाइनेंशियल हेल्प टू चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स. तो अब मतलब कि जो कुछ बच्चे हो गए 18 से नीचे सेक्सुअल ऑफेंस में अगर उन्हें कुछ हुआ हो तो उन्हें भी निर्भया स्कीम के अंडर कंपेंसेशन मिलेगा. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर जनरेशन कंपोनेंट ऑफ अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका. तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पेपर 2 में इसको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको कोट कर सकते हो. इसका आंसर है सी, नेपाल. नेपाल में हमने एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का इंडिया कैसे काम करता है ये भी दिखाने के लिए, सब कॉन्टिनेंट में कैसे काम कर रहा है ये, इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट में नेपाल को हम सहायता करने वाले हैं. और रिसेंटली इसको अप्रूवल दे दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा. This project will generate 900 megawatts of hydro power, and this project is estimated to achieve financial closure by September 2017 and to be implemented in 5 years thereafter. हमें बस यही एक बात देखनी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम बहुत देशों में करते तो है, लेकिन 5 साल ये कुछ ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है. अभी चबाहार के बारे में भी रिसेंटली न्यूज़ थी कि ईरान कह रहा था कि हम उनको असिस्टेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो फास्ट नहीं मिल रही. तो ऐसी टाइप की जो न्यूज़ होती है वो हमारे सॉफ्ट पावर को भी अफेक्ट करती है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. उदय इज फाइनेंशियल टर्नअराउंड एंड रिवाइवल पैकेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ इंडिया डिस्कॉम्स. नेक्स्ट इज स्कीम मूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड थर्ड इज द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर द स्टेट टू ज्वाइन. तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, दैट इज 1 and 3. नेक्स्ट इज 2 and 3 और ओनली 3 और ओनली 2. अगर इसके बारे में आप जानते हो तो ये तो स्कीम का मोटो है, मतलब एम है फर्स्ट. थर्ड जो है वो भी ट्रू है, क्योंकि हमें स्टेट्स को ऑप्शनल रखा है कि आप उदय चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो स्कीम. लेकिन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा प्रपोज किया गया था. तो 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर ए नहीं, हमारा आंसर डी हो जाता है. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. तो ये है, देखिए यहाँ पे D2 ओनली मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा की गई थी, और क्यू है ये क्योंकि हमें अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल 24/7 पावर फॉर ऑल प्रोवाइड करना है. इसमें 4 इनिशिएटिव्स है, दैट इज इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिस्कॉम, रिडक्शन ऑफ cost of power, reduction in
interest cost of discoms and enforcing financial discipline on discoms through alignment with state finance. State finance है ये इसमें, और it allows the state government which can own discoms to take over 75% of debt of 2015 में जो डिस्कॉम्स की जो डेब्ट होगी उसकी 75% स्टेट कवर कर लेगा, और जो बाकी उसके बॉन्ड्स बेचेगा, और बाकी जो 25% होगी वो डिस्कॉम्स को क्लियर करने होंगे। तो ये न्यूज़ थी कि सिक्किम जो है वो 22nd स्टेट बन गया है जो जिसने उदय को ज्वाइन किया है, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स। Most mass nesting sites of olive ridley turtles in the world are located near river mouths where salinity is low, and high sand salinity may damage eggshells, while low salinity will minimize the corrosive effect. तो which above the above are true? 1, 2, 1 and 2 and none. तो एक ऑप्शन, एक सही बात है कि अगर ज़्यादा सलाइनिटी होगी तो एग्स पे अफेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये आज ही की हिंदू की न्यूज़ है। Authority studying how turtles detect salinity levels before laying eggs. तो ये न्यूज़ थी, और बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये ओडिशा में अभी मास नेस्टिंग हो रही है ऑलिव रिडले टर्टल्स द्वारा, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, in the first for the entire country, a state will soon have sex offenders registers and comprehensive relief fund for sex crime survivors. Which of the following is that state? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो सेक्स ऑफेंडर्स मतलब जो रिपीटेडली सेक्स रिलेटेड कोई क्राइम करते हैं तो उनका एक रजिस्टर बनाया जाएगा। ऐसी ये सिस्टम है जो करने वाला है सबसे पहले केरला गवर्नमेंट। रिसेंटली इसके बारे में एक हिंदू में आर्टिकल भी था जिसके इसके निगेटिव और पॉजिटिव साइड्स बताए गए थे कि लाइक रजिस्टर हो गया है किसी का नाम, तो एक ऐसी मन में भावना होती है ना कि अबे अगर नाम रजिस्टर हो ही गया तो वो लोग ज़्यादा क्राइम कर सकते हैं, ऐसे टाइप के कुछ उसमें सजेशंस दिए गए थे कि हमें ये करना नहीं चाहिए, ऐसे इसके लिए सजेशंस दिए गए थे। लेकिन अभी केरला है जो उसने ये फर्स्ट स्टेप लिया है, देखते हैं आगे इसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following about fluorosis. Adults mostly suffer from skeletal fluorosis that deform bones and cause acute pain, and B is children below 15 years of age suffer from mottling of teeth or dental fluorosis. तो हमारे रेगुलर ऑप्शन है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, ऑल करेक्ट, नन करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल करेक्ट। दैट इज जो दोनों स्टेटमेंट थे वो करेक्ट है। ये भी आज का हिंदू का ही एक आर्टिकल था जिस पर से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी एक शायद स्टेटमेंट में ही आ जाए या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शंस में से केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पंजाब में से है केरला। तो केरला जो है उसके लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 75 ईयर्स की है, 72 फॉर मेन एंड 77 फॉर विमेन। एंड दिल्ली इज सेकंड विद ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 73.2 ईयर्स। हमने इंडिपेंडेंस के बाद इसमें बहुत ज़्यादा लीप लिया है, पहले बहुत कम थी, लाइक कुछ 33 और 35 ईयर्स के बीच कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और अभी बहुत ज़्यादा है, 75 इज गुड नंबर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।